ठीक, चलिए इनफैक्ट 17 नंबर से अगर करा जाए 17 नंबर से, है ना, तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब 17 नंबर है ना, जो हम लोग लास्ट जो है 16 क्वेश्चन लगभग पहले कर चुके हैं। ठीक है अंकित, बात नहीं बेटा, इनकेस फोन रिंग करे तो इसको तुरंत बंद कर जाए याद से, है ना। सुनो, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, अच्छा मोस्टली लोग याद रखते हैं ईट पर नाचे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया, बताया गोल्डस्टीन ने था, है ना। और इसके बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था कि हाँ ऐसा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो उसका ऑप्शन संख्या आई थिंक सेकंड करेक्ट है, इसमें लिखा हुआ जेम्स चैडविक। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन का सेकंड आर्टिकल जेम्स चैडविक। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। अब समझिए बहुत ध्यान से, इनकैंडेसेंट लैम्प का मतलब जो जी ऐसी लैम्प, अरे यार वो पहला क्वेश्चन आपको बता रहे वही है यार, उसमें काउंटिंग गड़बड़ है, ये 17 देखने ही वाले। हाँ ये ऐसे देखना, आपका भी पहला क्वेश्चन है वो क्या लगेगा आपको 16, हाँ वो 16 है, पहला वो 16। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, किसी इनकैंडेसेंट लैम्प का जो फिलामेंट है ना उसके बारे में बताना है। तो सुनो ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, अब सुनना बहुत ध्यान से, असल में जो बल्ब जैसे फिलामेंट हैं वो सब किसी कंडक्टिंग वायर के बने होंगे, और कंडक्टिंग वायर की खास बात क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनके रेजिस्टेंस बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस इसका कब हाई होगा, तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है मेटल के लिए, मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। बहुत देर सुनो, ये कितने डिग्री पर है 0, ये 1, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। एक्चुअली टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस में कैसे इजाफा होगा वो बताएगा ये। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर डिपेंड करता है ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर पर, या टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी साथ साथ, जैसे से वो हीट प्रोड्यूस करता जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी, जब इसको स्विच ऑन किया जाएगा, स्विच ऑन करके रखा जाएगा तो टाइम के साथ साथ इसका तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे करके ये और गर्म हो जाएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। राइट, क्वेश्चन संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा तुम बच्चा पार्टी थोड़ा समझते भी चलो चीज़ों को। अगला क्वेश्चन नंबर 19 सभी के मन में चलना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को कहीं कहीं T से कहीं कहीं S से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mL T (-2), लेंथ की फार्मूला L से L खत्म, आंसर m की पावर 1, L कैंसिल तो L की पावर 0 और T की पावर -2। राइट, बातचीत नहीं भाई। तो 19 नंबर कौन सा ऑप्शन सही भाई, कौन सा ऑप्शन सही भाई, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर सवाल, 20 रेडियस ऑफ, बातें नहीं भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कह रहा हमारे पास कोई स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर है कैसा, सॉलिड है, ठोस गोला है, मास कितना m, रेडियस r, तो इसका अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I बराबर 2/5 mr²। अभी बेसिक रिजल्ट याद है, भूल गए, कुछ याद है। अगर ये हॉलो होता तो क्या होता, 2/3 mr²। सॉलिड है तो किसी भी सिस्टम के किसी भी बॉडी का किसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिख दिया, आपसे कह रहा है इसी एक्सेस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पता करने के लिए आप किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर से कंपेयर कर दोगे, जहां m उस बॉडी का
और के रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो m से m खत्म, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट आएगा, तो r तो रूट के बाहर आ जाएगा और 2 5 फंस जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। एक के आ गया। के क्या है, के है क्या बेटा, बोलना पड़ेगा। अबे के ही तो रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या हिंदी भाषा में से कहते हैं। सो आई थिंक ऑप्शन संख्या 3 इज करेक्ट। 20वें का भी तीसरा पार्ट। 21 नंबर सवाल। नाइनटी नंबर सरफेस टेंशन के बारे में था। 20 नंबर रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में था। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल 21 नंबर। 21 नंबर है, 21 नंबर है। कह रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी तो बेटा कोई भी सब्सटेंस जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो सबसे पहले अपना मैग्नेटिज्म सस्टेन करने के लिए वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। और मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना किसका कैरेक्टर है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस केवल डाई मैग्नेटिज्म। डाया मैग्नेटिज्म। अच्छा, जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फीवली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक फीवली अट्रैक्ट होते हैं और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ जी। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर तो बेटा 21 का कौन सा पार्ट, पहला। 22 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब हो गया ये कॉन्वेक्स, ये प्लेन। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने का तरीका ये है कि हम इसमें अलग अलग पोजीशंस चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो उसकी अपीरेंट डेप्थ कहाँ दिखाई दे रही है। तो उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में पहले ऑब्जेक्ट की एक लोकेशन सेट करके उसकी फोटो देखी जाती है, फिर दूसरी लोकेशन सेट करके फिर फोटो देखते हैं, जो चेंज आया है उसका अंदाजा लगाते हैं। बात समझ गया ना? नेक्स्ट बेटा 23rd नंबर। सो 22nd ऑप्शन संख्या 2 एंड 23rd 23rd क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब दिए दो। कैसे रफ कर दे बेटा, ट्वेंटी थर्ड कह रहा 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है। अच्छा बच्चों समझो, कनेक्ट रहो, सुनते रहो। बल्ब नंबर 1 बेटा कितने वाट का है, 40। वोल्टेज कब है, 120। पड़ोसी दूसरा बल्ब कितने का है, 80 वाट का। वोल्टेज 240 वोल्ट। बहुत ध्यान समझो, अगर पावर का अंदाजा है और वोल्टेज का अंदाजा है तो शायद रेजिस्टेंस पूछ रहा है। यस सर। देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है नहीं पता, लेकिन P बराबर V²/R। P क्या है, पावर, V स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड R रेजिस्टेंस। प्लेस वैल्यूज, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा, R बराबर V²/, इसे ऊपर इसे नीचे ले आए। अब एक एक का रेजिस्टेंस बोलो। R1 बोलो, इसका रेजिस्टेंस R1 बराबर V² मतलब 120 का स्क्वायर अपॉन P। P का मतलब 40। दूसरा बोलो R2 बोलो, R2 V² मतलब 240 का स्क्वायर अपॉन 80। लेट्स डू काटा पेटी। 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ गलत किया क्या बेटा, तो यह जाएगा 120 इंटू 12 अपॉन 40 1 40, 40 तियाँ 12 तियाँ 36, 360 इन टर्म्स ऑफ ओम। हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हालांकि काट पीट भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें रेशियो चाहिए ना, हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकाल लेते हैं, सीधे काम ही खत्म कर दें। R1 अपॉन R2, देखना कितना आसान काम हो गया। R1 कितना है, 120 का स्क्वायर
अपॉन 40 अपॉन नीचे कौन रखेंगे R2, R2 की वैल्यू कॉपी करो 240 का स्क्वायर अपॉन 80 काटें 40 एक के 40 40 दूनी 80 राइट। अच्छा 120 और इनका स्क्वायर स्क्वायर है तो 120 बहुत ध्यान से काटना 40 दूनी 80 सीधे कट गया। इसे आप लिख सकते हो, मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ 120 अपॉन 240 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और इसलिए पहले काटा नहीं, पहले डब्बा कॉमन कर लिया। अब ध्यान से देखो ये 2 आ गया साइड कर लो 120 एक के 120 120 दूनी 140। अब बन गया 1/2 की 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। आई थिंक 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 और 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अरे 2 दूनी 4 एक बार कटेगा रेशियो 1:2। ऑप्शन दिया होगा कौन सा पार्ट है सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 1:2। देख लो भाई नेक्स्ट चले बेटा अगला आर्टिकल 24 नंबर। बेटा देखते चलो यार साथ साथ, नोट करने का समय नहीं मिल पाएगा फिर। आर्टिकल नंबर 24 देखो जरा 24 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा पार्टिकल एंटर इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक वेलोसिटी, जिसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर। अब याद करो अगर आपने क्लास 12th में थोड़ी चीज़ें सीरियसली पढ़ी हैं तो आपको याद होगा कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डाउनवर्ड डायरेक्टेड है प्लेन ऑफ पेपर के अंदर, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी रफ्तार v के साथ एंट्री करे तो आपका जो धक्का लगने का तरीका पता है ना, थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, रेस्ट ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि अंगूठा आवेश की गति की दिशा में हो और उंगलियां बाकी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो धक्का ऐसे लगेगा पाम के परपेंडिकुलर। तो चार्ज पार्टिकल जाना ऐसा चाहता था, धक्के की वजह से मुड़ेगा, फिर ऐसे जाना चाहेगा, फिर मुड़ेगा, तो क्या ऐसा करते करते कर्वेचर ले लेगा, और जो भी कर्वेचर लेगा उस कर्वेचर की अपनी एक रेडियस होगी, जहां r का फार्मूला r बराबर mv/qb। ठीक, ऐसे बातें आएंगी। अब क्वेश्चन कह रहा है अल्फा पार्टिकल पर क्या फर्क पड़ेगा, रफ्तार बढ़ेगी घटेगी। आप सुनो ध्यान से एक बात और, सबसे पहली बात है कि जिस इंस्टेंट पर वो एंट्री करता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कहीं मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा, सुनना बहुत ध्यान से, उसका चलने का तरीका और उस पर लगने वाला धक्का हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई रिपीट, थंब इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, अंगूठा चालक की दिशा में हो, आवेशित कण की दिशा में हो, गति की दिशा में हो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में हो, धक्का ऐसे लगेगा ऐसे। तो वो जा रहा था ऐसे और उस पर धक्का कैसे ऐसे। तो ध्यान से देखो क्या चलने का तरीका यानी उसका डिस्प्लेसमेंट और उस पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W बराबर F/d cos थीटा। ये फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स के अंडर में डिस्प्लेस कर रहा। तो देखिए जरा मैग्नेटिक फील्ड कोई काम कर रहा है क्या, तो फोर्स के नाम पर जो भी है, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर जो भी है, लेकिन cos थीटा में थीटा कितना और cos 90 कितना 0, तो वर्क डन कितना। असल में मैग्नेटिक फील्ड की चार्ज पार्टिकल पर कोई काम नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कोई काम नहीं करता, और जब तक काम नहीं करेगा तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगा। सो नो वर्क डन, जीरो वर्क डन, सो जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो हाफ mv² पहले था वही बाद में रहेगा। तो जो रफ्तार एंट्री करते वक्त थी वही रफ्तार निकलते वक्त रहेगी। अब सुनो, रफ्तार मतलब स्पीड वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या बदल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल सकता है। ऑप्शन पढ़ लो, अल्फा पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी। सही बात है, स्पीड पे कोई खास फर्क क्या फर्क ही नहीं पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल मान लो 10 मीटर पर सेकंड से एंट्री करेगा तो निकलते वक्त भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, बोलो बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड, तो स्पीड विल रिमेन सेम। थर्ड आर्टिकल, थर्ड
ये आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 24 होगा यार, आपका 24 नंबर। वेलोसिटी कैसे सेम रहेगी बेटा, एंट्री ऐसे की थी, एग्जिट ऐसे हो रहा, बदल गई ना, तो वेलोसिटी सेम कैसी? डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? अरे बच्चों, वेलोसिटी स्पीड में क्या फर्क है? 10 मीटर पर सेकंड से एंट्री किया था और 10 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल आया, क्या सेम स्पीड? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ एंट्री किया था, नॉर्थ ईस्ट में एंट्री किया था, और 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ निकला, क्या बदल गया? डायरेक्शन बदल गई। तो वेलोसिटी भी, क्योंकि वेलोसिटी दोनों तरीके से बदल सकती है। अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेलोसिटी बदली मानी जाएगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी बदली हुई मानी जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या 25 नंबर है, रफ कर दें। Which one? 25. Focus. A constant retarding force of 40 Newton is applied on a body of mass 10 kg moving with velocity 20 meter per second. Body comes to rest after traveling. अच्छा सवाल है। ये प्लेटफॉर्म, इस पर एक कोई बॉडी कितने किलो की है? फोर्स कितना लग रहा है इस पर? सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? चेक करो, रिटार्डिंग है तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर प्रति। अब सुनो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग गया, कितने का? तो अगर फोर्स लगा तो फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाई फोर्स कितना? मास, एक्सेलरेशन पता नहीं, जीरो जी, ए बराबर मीटर प्रति। एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? क्या इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस समझ गया ना? अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। लास्ट में क्या करना है इसको? अबे पढ़ लो सवाल, स्टॉप, रेस्ट पे आ जाए। ऐसे चलने में क्या पूछा गया, कितना चलेगा? मतलब ही इज आस्किंग अबाउट एस। अच्छा, स्टॉप कर जाने का मतलब अंतिम वेलोसिटी कितनी? यू पता है 20, वी रिटार्डेशन 4 की -4, वेलोसिटी के सपोर्ट में क्या अपोज में? तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, चूंकि रिटार्डेशन का काम कर रहा है। ठीक, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के नाम पर ए बराबर -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या चाहिए भैया, सब तो अवेलेबल है। बी यू ए एस, कौन सी इक्वेशन? वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर की जगह पर यू स्क्वायर की जगह पर +2 ए की जगह, और चली गई डिस्टेंस कितनी? 4 दूनी माइनस का 8s इधर ले आओ, क्या बन जाएगा? बराबर 20 का स्क्वायर, 8 1 के 8, 8 पंचे 40, एस बराबर 50 मीटर। धन्यवाद। ऑप्शन संख्या तीसरा। अबे कितने तीसरे सही है? पूरा पेपर ही तीसरा सही क्या? 26 नंबर। 26 नंबर रफ कर दें? यार हिंट नोट करो बेटा, ऐसे फिर नहीं करा पाएंगे पेपर हम। हिंट नोट करो फटाफट, या फोटो खींच लो तुरंत, बस आगे बढ़ो। पेपर का लेवल देख रहे हो कैसे जा रहा? बहुत कठिन सवाल नहीं है यार, सो सिंपल सवाल है ना? बहुत धैर्य से एकदम, हमने कहा ना चीज़ें जितनी पढ़ते हो हमेशा चीज़ें उसके दायरे के अंदर ही आएंगी। अगला 26 नंबर, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म, इसमें से ये कितना है? 0.15। ये कितना है बेटा? 0.2। ऐसे कितने स्टेप्स हैं?
1 2 3 4, 4 स्टेप हैं। अच्छा लॉजिकली बताओ, ऐसे 4 स्टेप देखो कितने होंगे यार, बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। 1 2 3 और ये 4। अच्छा बताओ ये कितना, कितना 4 बार, 15 चौको 60, 0.6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल कितना है? इधर देखो, इधर 0.2 0.2 0.2 0. कितना? 0.8। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 0.64, 6 का स्क्वायर 0.36, 64 36 बराबर 1, और 1 का अंडर रूट भी कितना? मीटर, 1 मीटर। आंसर ऑप्शन संख्या सेकंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सी कंसेप्चुअलिटी। ऑफ था क्या अभी तक? डन। चलो नेक्स्ट आर्टिकल बेटा 27 नंबर, ये रफ कर दे। बात है भाई, 27 नंबर बात नहीं बेटा। देखो कह रहा है एक बॉब है 1 kg मास का, उसकी लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछी गई है। 1 kg मास का 1 मीटर के थ्रेड। सीधे देखो बेटा, 1 मीटर लेंथ है और मास कितना बेटा? यहाँ छोड़ दो, छोड़ दो का मतलब u बराबर कितना? बोलो भाई, u बराबर। अच्छा इसका फाइनल लेवल क्या यहाँ होगा? फाइनली जिस लेवल पर, हम इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक इक्वेशन से लगा सकते हैं, कंजर्वेशन से लगा सकते हैं। तो मैं कंजर्वेशन से लगा के दिखाते हैं ना। पहले लेवल है क्या इसका? पहले जमीन से लेवल है क्या? ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल का मतलब होता है हाइट कितनी? तो पहले जमीन से कितना लेवल इसका? अबे बोलो भाई, 1 मीटर है। इसके पास लेवल है तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? कितनी होगी? mgh। एक चीज काइनेटिक है कि नहीं है? 0 है यार, शुरू में कहाँ चल रहा, लेकिन अब रफ्तार धीरे धीरे पकड़ लेगा। अब लास्ट में जमीन पे आ गया तो mgh वाला पार्ट कितना? अब जमीन के लेवल तो mgh वाला पार्ट 0। क्या काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी? बिल्कुल आ गई। कितनी आई होगी? हाफ ऑफ। वहां से यहां तक क्या लगा सकते हो? क्या ये सारा मामला अंडर ग्रेविटी है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत गति है। ग्रेविटी कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या नुकसान नहीं होता? मैकेनिकल है। मैकेनिकल कितने पार्ट? 2। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो वहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर कर दोनों। देखो जरा क्या आएगा। वहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना है? mgh प्लस ke के नाम पर 0 बराबर नीचे कितना? हाफ mv² काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल के नाम पर 0। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। असल में पोटेंशियल किस में बदल गई? सवाल खत्म। ये हटा दो, ये हटा दो। हाफ mv² बराबर mgh। सुनो ध्यान से, m से m खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई तो v² बराबर बराबर 2gh। तो v बराबर 2g कितना? 10। हाइट कितनी? 1। तो v बराबर अंडर रूट ऑफ 10 दूनी मीटर प्रति। जमीन पे आएगा तो 20 में रूट 20 से जाएगा। धन्यवाद। ऑप्शन संख्या यार 20 को क्या फोड़ोगे क्या? फोड़ डालो, फोड़ डालो, फोड़ डालो। इसको से तो 4 पंचे 20, 4 बाहर आएगा क्या बन के? अंदर कौन फंसेगा? 2√5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन संख्या सेकंड। अगला सवाल, क्या कोई दिक्कत बताओ? कहाँ रूट 50 आ रहा? क्या रफ कर दे यार? तुम इसे v² बराबर u² प्लस 2gh से भी कर सकते थे।
u 0 है तो v बराबर रूट 2g तो ऐसे भी आ जाता। रफ कर दे बेटा। चलो अगला बोलो। नेक्स्ट 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 सवाल संख्या 28। नंबर देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, काइनेटिक एनर्जी k, एंगुलर मोमेंटम बताओ। ए सुनो, बातें ना करो यार। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अगर कोई सैटेलाइट किसी सेंट्रल बॉडी के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, मास कितना हो, वेलोसिटी कितनी हो, रेडियस कितनी, सो एंगुलर मोमेंटम L इज डिफाइंड एज m मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, बस समझ पा रहे हो ना। अब सुनो, L इज इक्वल टू m, मास से छोड़ दो। अब सुनो क्या लाना है, क्या दिया है। ओके सो फोकस हियर यू ऑल गाइज एंड बॉयज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, ऊपर लगा दो m, नीचे लगा दो mm, मिल के क्या बन गया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर। इसे लिख सकते हो अपॉन कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p बराबर अंडर रूट 2 इंटू के ई इंटू एम, या फिर 2 इंटू के एम लिख दो, ठीक है सब। अब ध्यान से देखो mv क्या है, यही तो p है, सो p मल्टीप्लाई बाई बराबर l, तो l बराबर p की जगह वैल्यू रखोगे इतनी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मल्टीप्लाई बाई। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? कौन सा नंबर? धन्यवाद, आगे बढ़ो। कंफ्यूज ना हो ना, हाथ पैर तोड़ देंगे क्या दोगे। अब सुनो ध्यान से, हाँ सुनो, सही बात है। असल में ये क्या है, रूट एक रूट के अंदर है कि बाहर है? चौथे ऑप्शन में संख्या रूट के बाहर नहीं है, अंदर है। तो अगर इसको अंदर लेना, सुनो, अगर कोई नंबर रूट से बाहर जाता है तो आधी पावर के साथ जाता है, रूट के अंदर आता है दुगनी पावर के साथ। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। एल बराबर अंडर रूट के अंदर 2 इंटू के इंटू एम इंटू आर, धन्यवाद, आर की आर स्क्वायर। अब डबल पावर के साथ आएगा तो आर का स्क्वायर। अब ऑप्शन संख्या तीसरा सही, तीसरा 29 नंबर, सवाल नंबर 29। रफ कर दें यार, जल्दी करो यार। पता है असल में ये जो हमको पेपर लग रहा है, ये नहीं, ये हाँ ये बिल्कुल सही बात है, फार्मूला बेस पेपर एनालिसिस ऐसे की जाती है, ये फार्मूला बेस ही है, कुछ भी नया नहीं लग रहा है, यकीन मानो यार। एक अभी कॉन्सेप्ट गलती से आ गई थी, खाली कंजर्वेशन वाली, सब न्यूमेरिकल, द फार्मूला नहीं, फार्मूला नहीं था। अरे एक्चुअली फार्मूलेशन कॉन्सेप्ट को असेंबल करता है, इतना फर्क है। 29 नंबर गणित का सवाल, हाँ गणित का है बेटा, उसमें और क्या है, फिजिक्स थोड़ी है उसमें। देखो ध्यान से, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, बातें ना करो। ये क्या तुम्हें आर्क दिखाई दे रहे? एस, ये एंगल कितना है 90 बोले तो रेडियस कितनी है? तीनों कनेक्शन बताओ। एंगल बराबर आर्क अपॉन कोण बराबर चाप बटे क्रॉस मल्टीप्लाई, एस बराबर आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। एस शायद वो ए से बी तक की गैप पूछ रहा है, इसका नाम ए, इसका नाम बी रखा गया। ही इज आस्किंग अबाउट एस। रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस दी है 10 की पावर 4 किलोमीटर। सवाल खत्म हो गया। एस की जगह पता करना, आर की जगह 10 की पावर 4, ये किस में है? किलोमीटर। और एंगल कितना है? एंगल पाई बाई, ऑप्शन मिला? हेलो ऑप्शन मिला? सेकंड ऑप्शन, आगे बढ़ जाओ। ये सवाल है, बताओ, सोचो इस बात को। एंगल बराबर आर्क अपॉन
आंसर आपके सामने, गणित का सवाल में कहा था फिजिक्स नहीं इसमें है, थोड़ी सी है। ये डिस्टेंस है, इज आस्किंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी है? सही है, डिस्प्लेसमेंट गलत है, ऑप्शन ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सुनो, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा तो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप ज्वाइन करो। अब सुनो ध्यान से, ये कितना 10 की पावर, ये कितना, तो ये कितना, अबे निकालना क्या, अगर ये a है ये a है तो a रूट 2, ये 10 पावर 4 है, 10 पावर 4 तो ये वाला 10 पावर 4 रूट 2। अबे क्या यार तुम लोग, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या यही चीज कॉमन बाहर आएगी? 1 + 1 2 बचेगा, तो दिस इज 10 to the power of 4 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, दिस डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ये डिस्टेंस आई बेटा। अगर पूछता तो डिस्टेंस है, अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, क्या पूछेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, सो दिस इज 10 रूट 2, सॉरी रूट 2 इन 10 to the power 4 इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। ऑप्शन संख्या, हाँ जी, धन्यवाद। अगला, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर सवाल नंबर 30। बातें नहीं मार देवे। एक लाइट है जो कि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई, ये इंटरफेस नॉर्मल लाइट रे किसी इंसिडेंट एंगल पर आई, कितने पे आई नो पता, लेकिन वो कह रहा है पोलराइजिंग एंगल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे वाले मीडियम का म्यू हो तो ये इंसिडेंट है। अगर कोई लाइट पोलराइजिंग एंगल पर आती है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, और दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली 90 डिग्री पर होते हैं। और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सुनो ध्यान से, ये कितना है IP, तो ये भी कितना होगा IP, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का एंगल सेम बनता है, तो IP, ये भी तो IP। अब सुनो, ये पूरी लाइन कितने की है? एक 80 डिग्री की, एक 80 में कितना निकल गया, तो ये दोनों मिलकर कितना बचे? अबे 90 45 बराबर 90 45। अरे ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो टोटल एंगल कितना है? उसमें से ये कितना निकल गया, तो बचा कितना? तो ये दोनों मिलके, क्लियर है? अब मेरी बात सुन, 45 फिर तुम्हारा 45। अब ये अगर पोलराइजिंग एंगल पर आई है तो पोलराइजिंग एंगल को IP नाम दिया गया है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया? √3। पढ़ लो, सवाल में ऐसा है। ब्रूस्टर्स का नियम कहता है tan ऑफ IP, यार याद है कभी जीवन तुमने ये नाम सुना है? ब्रूस्टर कभी जीवन में सुना है? आज तक कभी सुना है? उसके बारे में बता रखो, tan IP बराबर म्यू, tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हेलो, समझा रहा? ओके, सो tan IP इज इक्वल टू √3, किसकी वैल्यू है? tan 60 डिग्री, tan तो IP किसके बराबर? सोचो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? कोई बात नहीं, रखो यहाँ पे 60 प्लस R बराबर 90, ट्रांसफर कर दो, R बराबर, यही पूछ रहा है रिफ्रैक्शन एंगल कितना है? 30 डिग्री। ऑप्शन संख्या पहला, हाँ, फिर 45। नेक्स्ट वन, I'll kill you, yes, brutally। हिंदी भाषा में कहना चाहता हूँ, मैं आपकी नृशंस हत्या कर दूंगा अगर आप बातचीत करना बंद नहीं करेंगे। I can slay you also, I can murder you, I can demolish you, I can erupt you, I can eradicate you। ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। इसे रफ कर दें,
बच्चों 1 or 2 क्वेश्चंस मोर, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल कंटिन्यू फॉर द टुमारोज क्लास, है ना? डोंट वरी लेट इट बी 1 or 2 डिस्कशंस. सो 1 or 2 डिस्कशंस में हम लोग 31 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 31, थोड़ा रफ दिस यार, रफ कर दूँ? चल बच्चा, सवाल नंबर 31 देखो, बहुत अच्छा सवाल, बेहद ही लजीज और बेहद ही टेस्टी. यार किसकी बात हो रही है? डिस्क की. किसकी बात हो रही है? डिस्क की. शुरुआती रफ्तार कितनी थी उसकी? कह रहा इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अर्थात अल्फा दिया है कितना? 4 रेडियन प्रति. इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दी है 2 रेडियन प्रति. इसको कितनी देर तक घुमाया गया? कितना एंगल घूमेगी? टी बराबर 4 सेकेंड घुमाओ, कितना थीटा घूमेगी? तो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर. क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? थीटा बराबर ओमेगा नॉट कितना, टाइम कितना, प्लस हाफ अल्फा कितना, टी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर मतलब 4 into 4. लेट्स कट इट. 4 चौको 16, चौको 64 का आधा 32, 32 और 8 40. थीटा बराबर इन टर्म्स ऑफ रेडियन 40 रेडियन घूम जाएगा. ऑप्शन संख्या 3. अब इतने सरल सवाल हैं, ट्रस्ट में अगर तुम ये भी नहीं कर पाए ना तो टेक चुल्लू भर पानी एंड डिप योर नोज टिल यू डाई. अपनी नाक तब तक डुबो के रखना जब तक मृत्यु ना हो जाए तुम्हारी. 32 नंबर हलवा सवाल, रफ कर दें. पेपर आसान तब लगेगा जब आपके ज्ञान का लेवल पेपर से थोड़ा ऊपर होगा. ध्यान रखिए इस बात को. मेरी बात समझ पा रहे ना? इफ यू आर इन 10th क्लास तो मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तुम्हें कक्षा 8 की गणित अपने आप आती है. जब आप कक्षा 10 में अच्छे से पढ़ाई करते हो तो कक्षा 8 के सवाल आप अपने आप बता सकते हो, अपने से छोटे भाई बहन को गाइड कर सकते हो. वही कहानी आपकी. लेवल ऑफ नॉलेज जब बढ़ जाता है तो जो चीज़ें सामान्य सी होती हैं वो भी छोटी लगती हैं. इसलिए अच्छे से पढ़ो, उसका अलग इफेक्ट आएगा. सो 31 के बाद अब 32. आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन. कौन सा क्वेश्चन बेटा? 30. अरे बहुत ही आसान हलवा सवाल. ये सवाल है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का. किसका है? ये हमारी अर्थ है. अर्थ से कुछ बेटा बातें नहीं करो. अर्थ से कुछ सर्टेन रेडियस पर ये चक्कर लगाता रहता है. अर्थ की एक्सेस के ही अबाउट. अर्थ अपनी एक्सेस के अबाउट 24 घंटे में रोटेट कर जाती है. और ये अर्थ के अबाउट, ये जियो स्टेशनरी है, इसका नाम रखते हैं जीएस. ये अर्थ के चारों तरफ कितनी रोटेट करता है? 24 घंटे. अबे सुन रहे हो? जियो स्टेशनरी मतलब जियो मतलब पृथ्वी, भू, धरा, धरातल और मदर माँ, धरती माँ, मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि. सो आई मीन टू से कि जियो स्टेशनरी में जियो का मतलब होता है अर्थ से और स्टेशनरी मतलब स्थायी, जो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में स्थायी दिखाई दे. इसका मतलब है कि सपोज करो मी एज अर्थ, अगर यदि मैं अर्थ हूँ तो मैं अपनी एक्सेस के अबाउट 24 घंटे में एक चक्कर लगा लूँगा और कोई ऑब्जेक्ट मेरे चारों तरफ 24 घंटे मेरा चक्कर लगा ले तो मामला कुछ ऐसा होगा. हम कहाँ घूम रहे हैं? अपनी एक्सेस के चारों तरफ. और ये कहाँ घूम रहा है? मेरे चारों तरफ. तो क्या मुझे हर वक्त स्थायी दिखाई देगा? अबे जैसे हम वैसा ही हमको स्थायी दिखाई देगा. इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी कंडीशन. तो जियो स्टेशनरी कंडीशन में अर्थ का ओमेगा, अर्थ की एंगुलर रफ्तार और उस बॉडी की एंगुलर रफ्तार सिमिलर होगी. बस समझ गया ना? तो अर्थ का ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है कितना घूमे, कितने टाइम में घूमे. एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बेटा यहाँ फोकस करो. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना घूम गए. इन वन चक्कर यू विल घूम 2 पाई. वेरी गुड. एंड इन वन चक्कर अर्थ विल टेक कितना घंटा? 24 घंटा. 2 से काटो
12, ओमेगा बराबर पाई बटे 12। ऊपर पाई किसमें था, रेडियन, और समय किसमें है, घंटा। तो आंसर पाई बटे 12 रेडियन प्रति घंटा। ऑप्शन संख्या पहला। धन्यवाद। बस रेस्ट ऑफ द 18 क्वेश्चन आई डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी प्रिपेयर्ड, अटेंड द पेपर फोर्सफुली, जेंटली, नॉर्मली, राइट। बाकी बचे हुए पार्ट्स हम लोग एक और पेपर लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। पेपर अपने पास रखिए।